या वेटलैंड्स भी हम लोगों ने देख लिए थे। हेडिंग है वेटलैंड, ठीक है। अ, देखो हम लोग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी देख रहे थे, और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में ये चेक कर रहे थे कि पूरे ग्लोब पर या अर्थ पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला एरिया कौन सा है, जहां हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी पाई जाए, द एरिया विद हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी। तो उसमें सबसे पहला हम लोगों ने जो देखा था वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखा था, विषुवत रेखीय वर्षा वनों को देखा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। जीवन के लिए जो दशाएं हैं वो वहाँ अच्छी मिलती हैं, इसलिए बायोडायवर्सिटी भी वहाँ के लेवल पर देखने को मिलती है। फिर उसी में दूसरा लेवल आ जाता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का, सॉरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये दोनों एरिया लगभग सेम है। लेकिन अगर इसमें भी सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में और दूसरे नंबर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और उसका अंतर केवल इतना है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में तो रोज बारिश होती है। मैंने बताया इक्वेटर पर रोज बारिश होती है, 2 बजे 2:30 बजे दिन में। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम लोग देखते हैं कि रोज तो नहीं होती, पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है अमूमन, इसलिए वहां ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो दो बातें हुई, दो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाले एरिया। तीसरा, हम लोगों को सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है समुद्रों में, और समुद्रों में भी, ओशंस में भी, कोरल रीफ्स में। तो तीसरा सीक्वेंस आया कोरल रीफ्स का, प्रवाल भित्तियों का। ये हम लोगों ने दोनों देख लिए थे ठीक ठाक। एक और एरिया है जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब ये सीक्वेंस में ही है अब, ज्यादा से कम की ओर। अगर इनको सीक्वेंस में लगाया जाए तो यही इसका क्रम होगा। क्योंकि ऐसा सवाल आता है लगाने के लिए कि इनको क्रम से लगाइए। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने जो देखा था, ये देख रहे थे, वो वेटलैंड देख रहे थे। वेटलैंड में हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन पहले देख लिया था, तो इसका जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। देखो वेटलैंड में ज्यादा बायोडायवर्सिटी या बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, वो क्यों? क्योंकि ये लैंड इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम दोनों का मिलन स्थल होता है, या कंजंक्शन, संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं इसे, कंजंक्शन एरिया होता है। तो इसमें दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, लैंड इकोसिस्टम के भी मिलेंगे, मरीन के भी मिलेंगे। तो न केवल लैंड इकोसिस्टम के यहाँ पर जीव जंतु या वनस्पति देखने को मिलती हैं, बल्कि मरीन की भी मिलती हैं, और एक और खास मिलती है जो लैंड पर भी रह सकती है और मरीन पर भी, यानी एम्फीबियंस भी यहाँ हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों का मिलन स्थल है। जैसे कछुआ, मगरमच्छ, एम्फीबियंस हैं, दोनों हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अगले क्रम में जो सबसे ज्यादा, और ये लास्ट भी है, बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है वेटलैंड में। अब वेटलैंड भी दो तरीके के हैं पूरे ग्लोब पर। एक वेटलैंड वो है जो कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, समुद्र के तटों के किनारे। और दूसरे वेटलैंड वो हैं जो इनलैंड देखने को मिलते हैं हमें, या लैंड मास के अंदर, जिनको हम लोग इनलैंड वेटलैंड्स कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी झीलें, अमूमन ये झीलें खारे पानी की भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर की भी हो सकती हैं इनलैंड पर। लेकिन कोस्टल मरीन सिस्टम जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो हमेशा खारे पानी का ही होगा। अच्छा, कोस्टल मरीन सिस्टम में पहला नंबर आता है। वेटलैंड में भी अगर ये पूछा जाए कि किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, तो जो कोस्टल एरियाज हैं वहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। कारण उसका ये है, इन कोस्टल एरियाज में अमूमन मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव वन एक ऐसा वन है, कच्छ वन कहते हैं इसे हिंदी में। जनरली खारे पानी के फॉरेस्ट होते हैं ये, दलदली क्षेत्रों में
तटीय क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। वहां भी जहां नदियां अपना डेल्टाएं बनाती हैं, वहां भी ये देखने को मिलेंगे। खास बात ये है, खारे पानी में उग जाते हैं। और इसलिए जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लगातार वहां पानी रहता है। ज्वार, मान लो टाइड भी आए कोस्टल एरियाज में, तो टाइड के समय वहां दलदल हो जाती है ठीक से, और फिर जब वो उतरता है तो वापस, इसलिए वहां लगातार जो जीवन के लिए दशाएं हैं वो मिलती हैं। तो इसलिए कोस्टल एरियाज में और मैनग्रोव्स जहां पर मिलते हैं वहां हमें ठीक ठाक बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। और दूसरा नंबर आता है इनलैंड का। जैसे लैंड मास के अंदर अंदर झीलें, चाहे वो खारे पानी की हैं चाहे वो मीठे पानी की हैं, झील, तालाब, है ना, नदियों के रिवराइन जो एरियाज होते हैं वहां भी, जैसे हम लोगों के यहाँ गंगा के आसपास देखा जाए तो खादर का क्षेत्र यहाँ हम लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि खादर में लगातार जब बरसात होती है तो बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, और वहां बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो वेटलैंड का भी ये क्रम है। फिर से मैं समझा दूं, वेटलैंड भी दो भागों में बांट सकते हैं वेटलैंड को भी, एक वो जो कोस्टल एरियाज में मिलते हैं और एक वो जो इनलैंड एरियाज में मिलते हैं। कोस्टल एरियाज की वेटलैंड में ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट विकसित हो जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट खारे पानी में उगने वाला जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है। इसलिए यहाँ खूब, जैसे सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना होगा, या सुंदरवन का नाम सुना होगा बंगाल में, ये बंगाल से शुरू होकर हमारे यहाँ और बांग्लादेश तक है, पूरे कोस्टल एरिया चिटगांव तक जाता है, बहुत बड़ा एरिया है। विश्व के सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट में से एक है। सुंदरी वृक्ष यहाँ मिलता है, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन है। सुंदरी वृक्ष एक मैनग्रोव ट्री है। तो यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, इसीलिए यहाँ खूब बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। रॉयल बंगाल टाइगर इसी जंगलों में देखने को मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, इसकी ये पहचान है। और थोड़ा साइज में बड़ा होता है रॉयल बंगाल टाइगर, और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादा बायोडायवर्सिटी है तो प्रे खूब मिल जाते हैं, इसलिए साइज रॉयल बंगाल टाइगर्स का थोड़ा बड़ा होता है, बस और कुछ नहीं है अंतर। तो टाइगर ही है रॉयल बंगाल टाइगर, लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये इसकी पहचान है। अब आप इस वेटलैंड को, जितना भी मैंने ये आपको सुनाया, इसको लिख लीजिए। अब इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक वो जो कोस्टल एरियाज में मिलेंगी, तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे, क्योंकि जब ज्वार आता है, और भी कुछ नहीं है, ज्वार के समय पानी ऊपर तक आ जाएगा लैंड मास पर, और फिर वापस लौट के जाएगा। लगातार होता रहे तो दलदली क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, मार्शी एरियाज, और ऐसे एरियाज में ही मैनग्रोव पनपते हैं। मैनग्रोव या तो ऐसे एरियाज में पनपेंगे, या फिर दूसरे वो एरियाज होते हैं जो नदियों के डेल्टाओं में, उसको भी अभी बताऊंगा मैं। तो फिलहाल आप लिखिए, लिखना। देखो, जो कोस्टल वेटलैंड्स हैं वो हमेशा खारी ही होंगी। यहां पर सैलिनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि समुद्र की वजह से विकसित होती हैं ये। एक तो विकसित होने का कारण यही मैंने आपको बताया कि जब टाइड आएगा तो टाइडल एरियाज में ये विकसित हो जाती हैं, मार्श एरियाज वहां बन जाते हैं, दलदली क्षेत्र बन जाते हैं। या फिर दूसरा, उन क्षेत्रों में विकसित हो जाती हैं जहां नदियां अपने डेल्टा बनाती हैं। पानी, नदी बहकर बहाकर लाई अपने साथ में, और समुद्र में वो जहां गिराएगी वहां कीचड़ एक लंबे दूर तक फैल जाएगी, क्योंकि नदियां अवसाद लेके चलती हैं, सेडिमेंट्स अपने अवसादों को इकट्ठा करेंगी, और वहां दलदली एरियाज विकसित हो जाएंगे। लेकिन समुद्र का पानी भी है, तो सेलाइन वाटर भी है वहां, फ्रेश वाटर भी है। इसका मतलब सैलिनिटी वहां ना तो बहुत ज्यादा मिलेगी ना बहुत कम, सामान्य मिलेगी। और सामान्य सैलिनिटी मैनग्रोव के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए दलदली क्षेत्रों में मैनग्रोव फॉरेस्ट विकसित हो जाते हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का इसीलिए सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया भी है, क्योंकि वहां ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। सुंदरवन का डेल्टा अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टाज में से है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो बड़े नदी तंत्रों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यहाँ खूब बड़े मैंग्रोव मिलते हैं। तो दो तरीके से ये बन सकते हैं, लिखो ना इसमें अगले पॉइंट में। समझ में आया मैंग्रोव कैसे विकसित हो जाएंगे? क्लियर है? बंगाल में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सुंदरवन डेल्टा मिलेगा, वो क्यों मिलेगा? हाँ सृष्टि बताइए। सर मैंने ये पॉइंट स्किप कर दिया सर, मैनग्रोव क्या होता है सर? मैंग्रोव खारे पानी का जंगल होता है। मैंग्रोव एक फॉरेस्ट होता है जो कि खारे पानी में उगते हैं, खारे पानी में डेवलप होता है, कीचड़ एरियाज में, दलदली एरियाज में। ठीक। देखो चूंकि ये दलदली क्षेत्र है, मैंग्रोव एरिया या कोस्टल वेटलैंड एरिया, तो यहाँ पक्षी भी मिलेंगे, जीव जंतु भी मिलेंगे। दोनों तरीके के हम लोगों को देखते हैं, दोनों तरीके के प्राणियों को। तो आप इसमें नोट, देखो एस्चुरी क्या होती है इसको समझना ध्यान से। देखो नदियां जब मैदानी भागों से बहती हैं तो अपने साथ वो सिल्ट, सेडिमेंट्स, ये सब लेके चलती हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहने की वजह से सेडिमेंटेशन उन नदियों में ज्यादा पाई जाती है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा गंगा और यमुना के मैदान से होके बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र आसाम के मैदानों से, आसाम प्लेन से होके, या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहते हैं उन्हें, उनसे होके बहती है। इसलिए इनमें कीचड़ की मात्रा बहुत होती है और अवसादों की मात्रा बहुत होती है। तो जब ये नदियां समुद्र में गिरती हैं तो भारी मात्रा में अवसादों को जमा करती हैं, सेडिमेंट्स को, और लगातार अगर अवसाद इकट्ठे होते रहें तो एक बड़ा एरिया बना देती हैं अवसादों का। इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसलिए जो नदियां मैदानी भागों में से गुजरेंगी, जितनी भी नदियां दुनिया में, सब डेल्टा बनाएंगी। डिपेंड करेगा ये उनकी नेचर के ऊपर, मैदानी भागों की नेचर के ऊपर। अगर मैदान बहुत बड़ा है, जैसा कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो फिर नदियां बड़े डेल्टा बनाएंगी। इसीलिए सुंदरबन का डेल्टा बंगाल में, या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से। अब इसका उल्टा कर लो, वो नदियां जो पठारी क्षेत्रों क्षेत्रों में होके बहती हैं, प्लेटोइक एरियाज में जो होके बहेंगी, अब चूंकि पठार है, पथरीला है, मिट्टी नहीं है, इसलिए पठारी क्षेत्रों में बहने के कारण नदियों में सेडिमेंट्स नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। भारत में जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, वेस्ट की ओर, दो तरीके की नदियां हैं भारत में। एक वो जो पूरब की ओर बहती हैं, ज्यादातर पूरब की ओर बहती हैं, क्योंकि भारत की ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। लेकिन कुछ नदियां पश्चिम की ओर भी बहती हैं। इनमें दो सबसे बड़ी हैं, नर्मदा और तापी। क्योंकि ये रिफ्ट वैली से बहती हैं, नीचे नीचे का क्षेत्र बन गया है, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। अभी तो केवल इतना ही समझ लो, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जब किसी वो घाटी से बहती है तो बह जाती है पश्चिम की ओर। लेकिन प्लेटोइक एरिया में है, ये पश्चिमी घाट है, प्लेटोइक एरिया है, या दक्कन का पठार है, प्लेटोइक एरिया है। वहां से बहने के कारण इनमें अवसादों की मात्रा बहुत कम होती है। तो जब ये समुद्र में गिरती हैं, एक तो वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, तो ऊंचाई से गिरती हैं, थोड़ी ऊंचाई है, अवसाद कम होंगे। तो फिर नदी जब समुद्र में गिरेगी तो अवसाद वहां इकट्ठे नहीं हो पाएंगे जहां वो गिर रही है, थोड़े आगे इकट्ठे हो पाएंगे जाके। एक तो बात ये, एक बहुत कम मात्रा में इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि जब थोड़ा ऊंचाई से गिरेगी तो पानी शांत थोड़ा आगे जाके होगा, उस जगह तो होगा नहीं। इसलिए एस्चुरी एक ऐसा
जगह होती है, ये एस्चुरी बनाती हैं, फिर इसलिए इस जगह को हम लोग एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी एक ऐसी जगह होती है जो नदियों के गिरने के स्थान से थोड़ा दूर बनती है और कम अवसादों का जमाव होता है उसमें। अवसाद कम पाए जाते हैं, सेडिमेंट्स कम पाए जाते हैं। डेल्टा एक बड़ा सेडिमेंटल एरिया है, इसको अगर सिंपल भाषा में समझो, जबकि एस्चुरी एक छोटा सेडिमेंटल एरिया होता है। डेल्टा नदी के गिरने के मुंह पे ही मिलेगा, माउथ ऑफ द रिवर वहीं बन जाएगा जहां नदी समुद्र में गिर रही है, उसी के मुहाने पर। जबकि एस्चुरी थोड़ी सी आगे की बनती है, क्योंकि वहां नदियां ऊंचाई से थोड़ा गिर रही होती हैं, तो अवसाद उस जगह इकट्ठे नहीं कर पाती, थोड़ा आगे इकट्ठे करती हैं। यही एस्चुरी और डेल्टा में अंतर है। इसलिए पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी नदियां हैं भारत में, वो सब एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि प्लेटोइक एरिया से बहती हैं, अवसादों की मात्रा कम पाई जाती है, ऊंचाई से गिरती हैं, क्योंकि पश्चिम ऊंचा है। पूरब की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों से होके बहती हैं, अपने साथ ज्यादा अवसाद लेके जाती हैं। और पूरब की ओर चूंकि निचाई कम है, मतलब निचाई है, नीचा है भारत, तो फिर आराम से समुद्र में गिर जाती हैं और वहीं अपने मुंह पर ही डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब डेल्टा बनाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं। महानदी डेल्टा बनाती है। ये बड़ी नदियां हैं जो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर है एस्चुरी और डेल्टा के बीच का अंतर? बाकी लोगों को ज्योग्राफी का ये टॉप, अब ये कंप्लीट हुआ, मतलब कोस्टल वेटलैंड्स क्लियर हो गए। अब इसमें दूसरा टाइप का है इनलैंड, है ना? तो आप सर दूसरा किसी का लिखिए। डाउट आया है मैसेज में। है जी? किसी का डाउट आया है मैसेज में सर। क्या डाउट है भाई, पूछ लो जल्दी से। चलो, जो भी किसी का डाउट होगा पूछ लेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट में पूछ लेना। नेक्स्ट लिखो आप अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां, मतलब अब इनलैंड वाली वेटलैंड्स देख लेंगे, तो इसमें लिखना, नोट करके लिखना। देखो, सुंदरवन मैनग्रोव जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव एरिया है, जो भारत और बांग्लादेश दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। हालांकि कुछ किताबों में और मैप में इसका कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है म्यांमार में भी, म्यांमार के तटीय क्षेत्रों तक भी, लेकिन सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने को मिलता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये सबसे ज्यादा एरिया है। भारत में कम है, हालांकि भारत में भी खूब ठीक ठाक है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी अगर सबसे ज्यादा उसका क्षेत्र आता है, तो बांग्लादेश में ही आता भी है। तो आप लिखना, हो गए सबको? ये हमारे वेटलैंड कंप्लीट हो गए डाइवर्सिटी के लेवल पर। रामसर कन्वेंशन के साथ उस वाला टॉपिक जब मैंने वो किया था, उसके साथ इसे जोड़ के पढ़ लेना। जब भी आप पढ़ना, दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ लेना। इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा वेटलैंड से, कभी भी आएगा तो। ठीक है? अब दूसरा ये विविधता वाला क्षेत्र हुआ, ठीक है ना? अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कंप्लीट हो गए, द एरियाज विद हाई बायोडाइवर्सिटी। अब दूसरा लिखना, अगला हेडिंग लिखना, मतलब अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र ये हैं, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज हैं। अब हम लोग हाई बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। दूसरा हेडिंग डालना इसी टॉपिक में, विश्व का अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। विश्व का अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिकतम वाला नहीं है, अधिक वाला है। पहले हम लोग जो देख रहे थे वो अधिकतम वाला देख रहे थे, हाईएस्ट देख रहे थे। अब हम लोग हाई देखेंगे केवल। अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, ग्लोबल एरियाज विद हाई बायोडाइवर्सिटी। ठीक है? देखो, बड़ी सीधी सी बात है। ये एरियाज वो होंगे, एक तो ये एरियाज लैंड पर ही होंगे, है ना?
ज्यादातर मेनली लैंड पर होंगे, मतलब लैंड और मरीन इकोसिस्टम के मिलन स्थल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां तो हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी हो जाती है फिर। तो एक तो ये एरियाज लैंड पर मिलेंगे, कुछ महाद्वीपों के थोड़े अंदर को भी मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल। अच्छा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में वर्ष में एक बार वर्षा जरूर होती है। जैसे भारत में, चाहे वो मकर रेखा पर अगर कोई देश है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, चाहे कर्क रेखा पर है, कैंसर पर है, वर्ष में एक बार बारिश जरूर होती है गर्मियों के मौसम में। तो और बाकी समय सूखा रहता है, तो चूंकि बाकी समय सूखा रहता है तो फिर वहां बायोडायवर्सिटी तो मिलती है, हाई बायोडायवर्सिटी मिलती है। जैसे भारत में मॉनसूनी वन, मॉनसून फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में ज्यादा वन यही मिलते हैं, मॉनसूनी प्रकार के ही। इसलिए भारत में हाई बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है उन एरियाज में जहां मॉनसूनी, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, है ना। और ये अंतर अंदर वाले एरियाज हैं, महाराष्ट्र, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन एरियाज में जो अंदर वाले एरियाज हैं, चूंकि यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ मानसून वन मिलते हैं। ये हाई बायोडायवर्सिटी वाला एरिया है। इसलिए मध्य प्रदेश और आप इन 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 एरियाज में देखो तो यहाँ मानसून वन मिलते हैं। मानसून वनों की पहचान है कि बहुत घना नहीं होता, ट्रांक्विलिटी ठीक ठाक होती है, वहां आना जाना आसान होता है, बहुत घना जंगल नहीं होता। चूंकि बहुत घना जंगल नहीं होता, इसलिए यहां शिकार करने वाले, दौड़कर शिकार करने वाले जो प्रीडेटर्स हैं, वो अपने आप विकसित हो जाते हैं। जैसे बाघ, लेपर्ड, इन वनों में ही पाए जाएंगे। आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में बाघ नहीं मिलेगा दुनिया में कहीं भी, क्योंकि वो जंगल ही इतना घना होता है, उसमें चला ही नहीं जा सकता, इसलिए रेंगने वाले जीव। तो आपको वहां एनाकोंडा मिल जाएगा। इंडोनेशिया में आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बाघ नहीं मिलेगा देखने को। तो दौड़कर शिकार करने वाले ऐसी जगहों पर नहीं मिलेंगे, लेकिन मानसूनी वनों में मिल जाएंगे, क्योंकि यहां घना जंगल नहीं होता, ट्रांक्विलिटी देखने को मिलती है, पारगम्यता होती है इन वनों में। तो एक तो एरिया ये हो गया मानसूनी फॉरेस्ट। दूसरा, अब ये तो ट्रॉपिकल हुआ, सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी बारिश होती है। सब ट्रॉपिकल माने कि 40 डिग्री से लेके और 50 डिग्री 60 डिग्री तक के बीच का क्षेत्र, 40 से 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र। ये मैंने आपको बताया कि ये पछुआ पवनों का एरिया है, वेस्टर्लीज का एरिया था, दोनों गोलार्धों में जो मैंने पवनें पढ़ाई थी आपको। तो इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। इसकी जलवायु की अगर बात करें तो यहां पर वेस्टर्न यूरोपियन टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है, क्योंकि ये एरिया वही है जो पश्चिमी यूरोप का में आता है। इसकी पहचान ये सर्दियों के मौसम में बारिश होती है, ट्रॉपिकल एरियाज में गर्मियों के मौसम में होगी, सब ट्रॉपिकल एरियाज में सर्दियों के मौसम में होगी बारिश, गर्मियों में नहीं होती वहां। इसलिए मेडिटेरेनियन सागर के आसपास जो बारिश देखने को मिलती है वो आपको सर्दियों के मौसम में ही देखने को मिलती है। तो दूसरी बायोडायवर्सिटी यहां मिलती है, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल एरियाज में। तो वेस्टर्न यूरोप में भी ठीक ठाक बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, या वहां जहां पश्चिमी यूरोपीय तुल्य वन पाए जाते हैं, या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। ये दूसरा सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है ना। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि वर्ष में एक ही बार बारिश होती है, तो अपने पत्तों को गिरा देते हैं ये नमी को रिस्टोर करने के लिए। अच्छा, तीसरा एरिया और भी है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ग्रासलैंड। चाहे तो वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो, यानी गर्म क्षेत्रों में विकसित होने वाले ग्रासलैंड हो, चाहे वो ठंडे क्षेत्रों में विकसित होने वाले ग्रासलैंड हो, दोनों में बायोडायवर्सिटी ठीक मिलती है, हाई मिलती है। लेकिन गर्म क्षेत्रों में के ग्रासलैंड जो है उनमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि गर्म क्षेत्रों के ग्रासलैंड में थोड़ी प्रेसिपिटेशन की मात्रा ज्यादा होती है, वहां नमी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए घास ऊंची ऊंची होती है।
जैसे भारत में काजीरंगा और मानस में एलिफेंट ग्रास देखने को मिलती है, इसलिए वहां ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है बनिस्पत टेम्परेट ग्रासलैंड के, जैसे प्रेरीज, स्टेपीज। क्योंकि वहां घास छोटी होती है, और इसलिए छोटी होती है क्योंकि वो ठंडा क्षेत्र है, कम बारिश होती है या कम प्रेसिपिटेशन होती है, नमी कम होती है, तो ग्रास ज्यादा विकसित नहीं हो पाती। इसलिए सवाना जो ट्रॉप ये हुए, ये ग्रासलैंड हुए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ने सवाना कहते हैं। इसलिए सवाना ग्रासलैंड में हम लोगों को ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है कंपैरेटिवली प्रेरीज और स्टेपीज में। लेकिन प्रेरी और ग्रासलैंड में भी, दोनों में देखने को मिलती है। अगर इनमें भी तुलना की जाए तो सवाना में ज्यादा, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ज्यादा और टेम्परेट में कम। क्लियर है? ये दुनिया का ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र हुआ, ये लैंडमास पर हुआ। अच्छा देखो, ग्रास केवल लैंडमास पर ही नहीं मिलती, घास समुद्रों में भी मिलती है, विकसित हो जाती है। मैंने बताया ना, एल्गे समुद्र में जब पढ़ाया था, एल्गे पढ़ाए थे। एल्गे ज्यादा मात्रा में भी विकसित हो जाते हैं। समुद्रों के वो क्षेत्र जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, ये दोनों समझाई थी मैंने आपको, ठंडी और गर्म। देखो, इक्वेटर से यानी गर्म क्षेत्रों से समुद्र का गर्म पानी ठंडे क्षेत्रों की ओर चलता है, यानी पोल की ओर चलता है, और पोल से समुद्र का ठंडा पानी इक्वेटर की ओर चलता है, यानी गर्म क्षेत्रों की ओर चलता है। जब दोनों मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ तो कहीं तो मिल ही जाएंगे, तो महासागरों में ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाती हैं। जिन क्षेत्रों में भी मिलेंगी वहां एल्गे आपको खूब देखने को मिलेंगे, एल्गे विकसित हो जाते हैं, बड़े एल्गे डेवलप हो जाते हैं, ग्रास भी वहां डेवलप हो जाती है। जैसे इसका सबसे शानदार उदाहरण है सारागैसो सी। अगर आप मैप में देखोगे तो कैरेबियन आइलैंड्स के पास, अटलांटिक में कैरेबियन आइलैंड के पास आपको सारागैसो सागर लिखा हुआ मिलेगा। क्यूबन सी के आसपास को देखना। इसका नाम सारागैसो सागर इसलिए है क्योंकि यहां घास मिलती है, सारागैसो ग्रास मिलती है, सारागैसो घास मिलती है, उसी की वजह से इसका नाम सारागैसो सी पड़ गया। ये घास है समुद्रों की, और कुछ नहीं है, बड़ी घनी होती है, समुद्र में है ये। तो फिर यहां भी डायवर्सिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। इसलिए ये जो मैंने अभी आपको बताए, एक ट्रॉपिकल या मॉनसून फॉरेस्ट, दूसरा टेम्परेट या वेस्टर्न यूरोपियन टाइप फॉरेस्ट, तीसरा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, चौथा टेम्परेट ग्रासलैंड, और पांचवा सारागैसो सीज। ये ऐसे क्षेत्र हैं पूरे विश्व के जहां हाई बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है।